चलिए भाई, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कर्व की कि सर जल्दी जल्दी कर्व शुरू करिए। काफ़ी डिले हो गया, मैं लेट हो जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज हम लोग देखिए डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से लेकर कर्व इसको टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं आज कर्व। देखिए कर्व में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए कर्व जो होता है वो कर्व क्यों होता है और कितने टाइप के होते हैं उन पर बात करेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। सिंपली समझिए, कहीं पे भी आप अगर रास्ते में ऐसे जा रहे हो, कोई भी सड़क हो, या जरूर नहीं सड़क की हम जनरल बात कर रहे हैं, नहीं तो वैसे कई स्थिति हो, सड़क हो और आपके रास्ते में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, यानी कोई बाधा यानी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, यहाँ पे कोई बाधा आ जाए आपकी, या फिर कोई यहाँ जरूरी गांव शहर हो जिनसे हो करके आपको जाना हो, दोनों स्थितियां हो सकती। बाधा रहेगी तब भी कर्व ऐसे दिया जाएगा, ऐसे। आप कहेंगे सर कर्व क्यों होने को, तो ये भी हो सकता था, सुनिए ध्यान से। अभी मैं बात कर रहा हूं ऑब्स्टेकल आ जाए या कोई जरूरी बिंदु को कनेक्ट करना हो, तो अब या तो सड़क आपके पास रास्ता था, आपके पास पहला रास्ता है इसको टैकल करने का, कि आप यहां से चुपचाप ऐसे सीधे जाएं और फिर यहां से ऐसे घूम जाएं, ये भी सही रास्ता है। बाधा आई, ऐसे जाएं फिर ऐसे घूम जाएं। लेकिन ये देख रहे हैं क्या आ रहा है, झटका देगा। ऐसे जाना, खटाक से घूमना और फिर खटाक से नीचे आना, ये झटका है। तो इन्हीं झटकों से रोकने के लिए, मतलब ये कर्व करता क्या हम लोग को देता है क्या, ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन मतलब दिशा में क्रमिक बदलाव के लिए हम लोग कर्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो बिना किसी झटके के किसी दिशा में घूमना हो तो उसमें क्रमिक बदलाव के लिए क्या दिए जाते हैं, कर्व दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही, मतलब ये मेन फंक्शन है कर्व का। मतलब ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन मतलब दिशा में क्रमिक बदलाव के लिए कर्व दिए जाते हैं, ये मूल कारण है। वैसे तो अभी बहुत सारे रीजन है, कर्व का रीजन क्या है, यानी हम धीरे धीरे दिशा में परिवर्तन करें और ऐसे जाएं तो इसमें गति परिवर्तन, गति जा रही है और दिशा में परिवर्तन धीरे 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 होता होता दूसरे दिशा में हम लोग चले गए, तो इसको कहते हैं कर्व। बात समझ में आ रही ना। कर्व का मेन मतलब हुआ ग्रेजुअल डायरेक्शन, ग्रेजुअल चेंज के लिए दिया जाता है कर्व। तो एक चीज आपको समझ में आया कि कर्व का मतलब यह है कि अगर हम झटका नहीं चाहते हैं और आराम से, तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे जब भी कहीं पर दिशा में परिवर्तन करना होता है तो हम लोगों को, अगर ऐसे जा रहे थे, ध्यान समझिएगा, तो एक कर्व अगर सर्कुलर देते तो वो ऐसे जाते फिर यहां चले जाते, लेकिन ये भी सही नहीं है। कभी भी बिल्कुल सर्कुलर कर्व नहीं हो सकता है। सर्कुलर कर्व के यहां से इस पोर्शन से लेके जो इस पोर्शन तक ऐसे, ये कर्व ऐसे जो जाते हैं ये वाले, जो इसको अप्रोच पोर्शन कहते हैं, ये अप्रोच कर्व है, ये अप्रोच कर्व है। इस कर्व को नाम, दूसरे तरफ भी इस टाइप के कर्व होते हैं, तो जान लीजिएगा यहाँ पे कि ऐसे कर्व जो सर्कुलर, ये पोर्शन को अगर कहें हम लोग, तो ये कर्व का ये हिस्सा कैसा है, सर्कुलर है। इसकी त्रिज्या ये किसी न किसी रेडियस पर है, इसकी कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी, जिसको आर बोलते हैं रेडियस को। बात समझ आ रही है, इस रेडियस को आर बोलते हैं। लेकिन इसके पहले भी एक कर्व है जिस कर्व को हम लोग ट्रांजिशन कर्व या ट्रांजिशन पोर्शन कहते हैं। कर्व का वो हिस्सा बता रहे हैं अभी, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व, इस हिस्से को ट्रांजिशन कर्व। दूसरे तरफ भी ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का, ये भी ट्रांजिशन कर्व है। ट्रांजिशन शब्द का मतलब होता है संक्रमण, जहां पर बदलाव हो रहा हो। बदलाव किसका जानते हैं, संक्रमण कर्व जो होता है यानी ट्रांजिशन कर्व, उसकी त्रिज्या अनंत से शुरू होके धीरे धीरे, किसी चीज की त्रिज्या में अचानक बदलाव करना भी सही नहीं है। देखिए दिशाओं में क्रमिक बदलाव हो इसलिए कर्व दिए गए, लेकिन सर्कुलर कर्व का जो रेडियस होगा, वो रेडियस सीधे ऐसे जा रहे थे, अचानक से आर रेडियस पे घुमा दे, यानी वो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब उसकी त्रिज्या में धीरे धीरे परिवर्तन हो, दिशा में नहीं, त्रिज्या में धीरे धीरे परिवर्तन हो, इसलिए हर सर्कुलर कर्व के पहले ट्रांजिशन कर्व दिए जाते हैं। ट्रांजिशन कर्व्स आर द पार्ट ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के दोनों सिरों पर निश्चित रूप से ट्रांजिशन कर्व देने पड़ते हैं, ताकि त्रिज्या में या गति में परिवर्तन धीरे धीरे क्रमिक रूप से हो, अचानक से न हो। बात समझ आ रही ना, ये जान लीजिए।
संक्रमण वक्र वो वक्र होते हैं या कर्व, ट्रांजिशन कर्व, जिनकी त्रिज्या अनंत से शुरू होकर के बराबर हो जाती है किसके, आर के। इनकी त्रिज्या धीरे धीरे घटते घटते आर के बराबर हो जाती है, अब फिर यहां से बढ़ना शुरू करती है, धीरे धीरे अनंत हो जाती है। मतलब अनंत किसकी त्रिज्या होती है, सीधी लाइन की त्रिज्या अनंत होती है, जब कभी घूमेगा ही नहीं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी। बात समझ आ रही ना। तो एक चीज जान लीजिए, कर्व में ये जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, ये सर्कुलर पोर्शन है और इसको ट्रांजिशन पोर्शन। अब जो सर्कुलर पोर्शन है उसमें भी टाइप होते हैं, ध्यान समझिएगा। सर्कुलर पोर्शन में भी टाइप होते हैं, कैसे टाइप होते हैं ध्यान समझिएगा। सर्कुलर पोर्शन में हो सकता है एक कर्व, ये सिंपल सर्कुलर कर्व हो, मतलब इसकी रेडियस ऐसे हो r, इसकी रेडियस r हो, तो ऐसे पूरे हर जगह पर रेडियस r है, तो इस कर्व को कहते हैं हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व। इस कर्व को क्या कहते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। अब एक कर्व ऐसा है जिसका एक रेडियस यहाँ पे अलग है और इसके बाद यहाँ पर इसको एक और रेडियस दूसरे, इसका रेडियस जो है वो r1 है, और जबकि ये वाला जो कर्व है बड़ा वाला, इसका रेडियस जो है वो r2 है। मतलब दो अलग अलग, देखिए ये अलग कर्व है, ये अलग, लेकिन दोनों को एक जगह पे मिलाया गया है। तो इतना जान लीजिएगा कि इन दोनों की त्रिज्याएं, लेट मी शो यू, एक सेकंड, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बता दूं इस चीज को ध्यान से। जैसे ये कर्व है आपका, ये है, और यहीं पर एक और कर्व इसके साथ जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया कर्व जो है वो काफी हाई रेडियस का है, सपोज इसका रेडियस r1 है, और जबकि ये छोटा वाला कर्व जो है इसका रेडियस जो है वो r2 है। बात समझ रहे हैं। तो ये कर्व अलग ही अलग है, दोनों को जोड़ा गया। तो ऐसे कर्व को किसी एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, इनको इस बिंदु से अगर कोई स्पर्शी ऐसे खींची जाए तो दोनों पर वो टेंजेंट होगी, इसको कॉमन टेंजेंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंसी। और ऐसे कर्व को बोलते हैं कंपाउंड कर्व। ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, कंपाउंड कर्व। बात समझ में। ये सिंपल सर्कुलर कर्व है जो केवल एक ही त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या से बना है, जबकि ये कैसा कर्व है, एक कंपाउंड कर्व है। बात समझ में आ रही ना। इसी तरीके से एक कर्व ऐसा होता है, एक चीज जान लीजिएगा कि एक, अच्छा ये सब जो बता रहा हूं केवल कर्व की समझ के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में आए ये जरूरी नहीं, ये शुरुआत हो रही है। इसी तरीके से एक कर्व ऐसा होता है जो इधर रहे और फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में इधर चला जाए। ऐसे जो कर्व होते हैं ये निश्चित रूप से रेलवे में अक्सर ट्रैक पर जब गाड़ियां चेंज करती हैं तो इनको कहते हैं हम लोग रिवर्स कर्व। इन कर्व को क्या कहते हैं, रिवर्स कर्व। यहां ध्यान देने वाली बात है, इस कर्व का यहां पर इसका रेडियस r1 होगा और इसका केंद्र जो होगा वो O1 होगा। बात समझ में आ रही ना। जबकि इस डायरेक्शन में इसका रेडियस r2 हो सकता है और केंद्र O2 हो सकता है। बात समझ में आ रही ना। ये तो अलग अलग, मतलब एक कर्वेचर इसका यहाँ है, एक कर्वेचर। अब अगर इसके इस पॉइंट पर टेंजेंसी खींची जाए जहां पे दोनों मिले हुए हैं, ये कर्व और ये कर्व, तो इसको भी बोलते हैं, इस पॉइंट को भी कॉमन टेंजेंसी ही बोलते हैं। मतलब कॉमन टेंजेंसी। अब ये बताइए कॉमन टेंडेंसी इसमें भी है। ये कॉमन टेंडेंसी जो होती है ना, ये दोनों कर्व को मिला दे। यहाँ पर दो अलग अलग कर्व जिनकी दिशाएं अलग अलग हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो इस पर दिक्कत ये होता है। इस कर्व में, ये कर्व सबसे खतरनाक कर्व माना जाता है। क्यों, अक्सर अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। असल में प्रॉब्लम आती है सुपर एलिवेशन में। गाड़ियों पर कर्व में जानते हैं कि कर्व के बाहरी सतहों को उठान दी जाती है। उठान मतलब सुपर एलिवेशन दिया जाता है। अभी सुपर एलिवेशन के बारे में आपने या तो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ लिया होगा या कहीं नहीं तो फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा आपने उसके बारे में। फिजिक्स में पढ़ने का मतलब, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसी के रिलेटेड आपका सुपर एलिवेशन यानी बाह्योत्थान के बारे में आपको बताया गया होगा। बाह्योत्थान तो कर्व का बाहरी हिस्सा उठाया जाता है ताकि गाड़ियां आसानी से मुड़ सकें, लेकिन जैसे इस जोन में जाते हैं तो इधर वाला उठाना पड़ता है। मतलब यहां पर ये इधर ऐसे उठा हुआ था कर्व, देखिए ये ऐसे सीधा है, इधर वाला बाहर वाला उठा दिया, ऐसे गए अचानक उधर घूमे, फिर इधर वाला उठाना पड़ेगा ये वाला। मतलब ऐसे जाके उठा, इधर से ऐसे गए तो पहले ये उठा था, ऐसे गाड़ी जा रही थी, अचानक कर्व घुमा तो फिर ऐसे घुमाना पड़ेगा। इसमें गाड़ियों को झटका बहुत तेज लगता है और गाड़ियों में अचानक से परिवर्तन होने की वजह से
इसका झटका लगने का, एक्सीडेंट होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सड़कों पर ऐसे कर्व नहीं, क्योंकि सड़क पे ड्राइवर कोई भी बन जाता है ना, सड़क पे कोई भी ड्राइवर बन जाता है, जिसको ना आता वो भी। इसलिए ऐसे कर्व सड़कों पे नहीं, कम से कम दिए जाते हैं। ऐसे कर्व रेलवे में ज्यादा, क्योंकि रेलवे के ड्राइवर सक्षम होते हैं, उनको गति का नियंत्रण का पता होता है। बात समझ में आ रही ना। इसलिए ये कुछ सिंपल कर्व के टाइप, सर्कुलर कर्व के, ये सारे टाइप किसके थे? सर्कुलर। देखिए कर्व दो पोर्शन से बना, एक सर्कुलर एक ट्रांजिशन। अब सर्कुलर में हमने तीन टाइप बताया आपके, कौन कौन से? कंपाउंड बताया, सिंपल बताया और रिवर्स बताया। अब हम लोग को पढ़ना किसको है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? सिंपल सर्कुलर कर्व। सबसे पहला टॉपिक होगा सिंपल सर्कुलर कर्व। अब सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में मैंने बताया आपको, इसी को ध्यान से पढ़ना है, बाकी सारे कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर ट्रांजिशन को पढ़ना है। सिंपल सर्कुलर कर्व वो कर्व होता है जिसका पूरा का पूरा लंबाई किसी एक ही रेडियस से मिलकर के बना होता है। पूरी लंबाई किसी न किसी एक ही रेडियस से मिलकर के बनी होती है, और इसको कहते हैं हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व। बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। लेट मी शो यू, यहाँ नहीं और नीचे इसको बना लेता हूं मैं, ऐसे समझिए इसको। सिंपल सर्कुलर कर्व की कहानी आप देखिए जरा। यहाँ पर ये कर्व कोई होगा तो इसके पहले कोई ना कोई ट्रांजिशन कर्व जरूर होगा, ठीक है ना। अब उसमें देखिएगा हम लोग का होता क्या है ट्रांजिशन कर्व के हिसाब से। पहले तो मान लेते हैं, उसका बाद में बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व को कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना है इसमें क्या, कि नीड क्या है कर्व की। तो कर्व की नीड आप लोगों ने देखिए, अपना सिलेबस निकालिए। अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं पूरा सिलेबस। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं, किताब मत देखो दोस्त, सिलेबस देखो कि सिलेबस में क्या लिखा गया, उन सब पॉइंट्स को कवर करने का। किताब में कई अनर्गल चीजें भी दे दी जाती हैं, और कुछ जो जरूरी होता है वो नहीं भी देता है। मैं सोम पढ़ा रहा हूँ, सोम में कई ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो आपकी किताब में नहीं होंगी, और कई ऐसी किताबों की चीजें छोड़ भी दूंगा जो सिलेबस में नहीं हो। मुझे सिलेबस फॉलो करना है अपना, बीटी यूपी या फिर जिस बोर्ड के उसका सिलेबस निकालिए, उसको फॉलो करिए। पहली चीज, कर्व की जरूरत क्या है? गति की दिशा में ग्रेजुअल चेंज हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो, इसलिए कर्व की जरूरत है। पहला कर्व की जरूरत का कहानी आपका क्लियर हुआ। दूसरा चीज है कि एक सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, एक सिंपल सर्कुलर कर्व में क्या क्या होता है। तो ये जान लीजिए, ये कोई कर्व है ना, तो उस कर्व का दोस्त कोई ना कोई केंद्र जरूर होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एक कर्व के अंदर केंद्र कोई ना कोई जरूर होगा। सपोज वो केंद्र क्या है वो हमने बना दिया। इस कर्व का यहां से बाहर से बाहर देखिए, ये कोई ना कोई सर्कल होगा ना, ऐसे सर्कल रहा होगा, सर्कल का एक पार्ट है ये, ठीक है ना। तो ये इस कर्व पर खींची गई ये सबसे लंबी जीवा है कि नहीं? जीवा मतलब होता है कॉर्ड, सबसे लंबी कॉर्ड है कि नहीं? क्यों? इस अब कोई भी देखिए, सर्कल ये होता है, सर्कल की ये जीवा है, ये भी जीवा। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? जो व्यास को छूते हुए जाती है, वही सबसे, यही व्यास के बराबर ही सबसे बड़ी जीवा हो सकती है। बाकी जीवाएं इससे छोटी होंगी, यानी ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्ड्स आर लेस इन द लेंथ, मतलब इससे इसकी कंपेयर में कम होंगी लंबाई में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इस पार्ट के लिए सबसे बड़ी कॉर्ड यही है। इस कॉर्ड को कहते हैं हम लोग लॉन्ग कॉर्ड। इस कॉर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्ग कॉर्ड, यानी दीर्घ जीवा इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये कर्व की लंबाई है, ये इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, काम कहीं से होता हुआ आया होगा। मैंने कहा था कि कर्व देखो यार, ऐसे जा रहे हो सड़क पे ऐसे, तो तुम सीधे ऐसे काहे नहीं चले जा रहे हो, फिर यहां से यहां चले आना, बाधा आई है तो बाधा पार हो गई। लेकिन क्या कर्व बना? कर्व नहीं बना। कर्व तब बनता जब ये अचानक से ना बदल के धीरे धीरे बदलता। तो काम जहां से शुरू हुआ होगा कर्व का, उस बिंदु से, यानी आपके पिछले जहां से काम शुरू हुआ किसी पॉइंट ए से, तो उस पॉइंट ए से बिंदु, अच्छा ये इस पॉइंट को मान लेते हैं T1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग T2। इनसे एक स्पर्शी खींची जाए, स्पर्शी, स्पर्शी मतलब होता है टेंजेंट, और दूसरी स्पर्शी जो होती है दूसरे पॉइंट T2 से खींची जाए। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही? दूसरे पॉइंट T2 से स्पर्शी खींची जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ए से कहीं काम शुरू हुआ, हम केवल कर्व का बात कर रहे हैं इसलिए इधर की बात नहीं कर रहे हैं। ए से किसी पॉइंट बी तक आप पहुंचे, बी तक आप, फिर बी से घूमना था पॉइंट सी तक,
तो आपने T1 और T2 के बीच में एक कर्व बना दिया, जिससे आप आसानी से यहीं से क्या करेंगे, घूम जाए। लेकिन यहां पर एक चीज जान लीजिएगा, इस पॉइंट बी को क्या कहते हैं, पॉइंट बी को कहते हैं, ये सब मालूम है क्या बता रहा हूं, ये सब मैं बता रहा हूं, क्या ध्यान समझिएगा, ये सब मैं बता रहा हूं एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, किसी सिंपल सर्कुलर कर्व के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग इन पार्ट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि ये सारे इसके क्या है, पार्ट्स हैं। तो इस बी को क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा, इस बी को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट। और कर्व जो है, देखो सड़क तो इस दिशा में जा रही थी, सड़क इस दिशा में जा रही थी, अचानक इस दिशा में बदली, तो वो किस एंगल पर घूम गई, इसी एंगल पे ना, जा रही थी सीधे, अचानक से नीचे घूमी है, तो इस एंगल को कहते हैं फाई, विच इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन एंगल। क्या कहते हैं इसको, डिफ्लेक्शन एंगल। फाई क्या है आपका, डिफ्लेक्शन एंगल है। बात समझ रही है, सारा नाम जानते रहिए, जरूरत पड़ेगी सबकी। इस फाई को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं, ये जो अंदर दोनों ये एक टेंजेंसी है ना, T1, यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा, T1B जो है और बराबर है T2B के, दोनों आपस में लंबाइयों में बराबर होंगी, तो T1B बराबर T2B होगा, और ये क्या होंगे, टेंजेंट लेंथ होगा, ये क्या होगा, टेंजेंट लेंथ होगा। बात समझ रही ना। दूसरा अगर हम लोग बात कर लें, इसी में लगे हाथ, किसका, B क्या होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि T1 T2 क्या है, T1 एंड T2, तो ये है पॉइंट, देखिए T1 जो है ना, खाली T1 की बात करें, T1 से कर्व बनना शुरू हुआ है, और T2 पे कर्व खत्म होकर स्ट्रेट लाइन बन गया है, मतलब T1 को कहेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1 को कहेंगे, जबकि T2 को कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बात समझ रहे ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे इसको। बात समझ रही है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर और दूसरे को कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब यहां ध्यान से एक चीज को और समझिएगा, T1 दोनों पॉइंट है, टेंजेंसी मतलब यहां से सीधा होना हो गया, टेंजेंट हो गया है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, मतलब उसके बाद देखिए ये अलग की बात है, अगर आप उधर से आते तो फिर T2 पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता और T1 पॉइंट ऑफ टेंडेंसी होता। हम मान के चल रहे हैं कि इधर से आप समझ रहे हैं चीजों को। O क्या है, O आपका सेंटर है, R क्या है, रेडियस है, ये सारे एलिमेंट है, मतलब पार्ट है कहीं ना कहीं कर्व के, ये सारे ही कर्व के पार्ट या एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ध्यान समझिएगा, T1, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं O से एक लाइन सीधे ऐसे निकालूं और सीधे ले जाऊं कहां, B पर, तो यहां ध्यान रखिएगा, ये लाइन दो जगहों पर काट रही है, किसको, लॉन्ग काट को। सपोज करिए ये पॉइंट D है, ये पॉइंट क्या है, E है, क्योंकि ABC हमने यूज किया तो ये D और ये E। तो ये बताइए यहाँ पे OE भी तो R ही होगा, ये भी तो R ही रेडियस पे, OE भी तो R होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि T1 D T2 ये किसकी लंबाई है, लॉन्ग कॉर्ड की, ये लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई है ना, T1 D T2, जबकि T1 E T2 जो है वो लेंथ ऑफ कर्व है। T1 से E होते हुए T2 पर जाएंगे तो ये कर्व की लंबाई है, लेंथ ऑफ कर्व है। बात समझ में आ रही ना, लेंथ ऑफ कर्व है। ये सब बातें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे और चीजों को समझिए, और क्या क्या है, D से E, DE जो होता है उसको कहते हैं मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट मतलब होता है इसको मध्य कोटि, मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, यहां से सभी, यहां से अगर मध्य कोटि क्यों कहते हैं इसको, अभी डिजाइन में आपको समझ में आएगा कर्व के, यहां से कुछ ऊपर गए तो कर्व मिला, यहां से कुछ ऊपर गए तो कर्व, सबसे ज्यादा तो यही मिलेगा ना बीच में, फिर उसके बाद फिर घटने लगेगा। यानी मध्य कोटि वो बिंदु होती है जो लॉन्ग कॉर्ड से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होता है, यही ना। जबकि E से B तक की दूरी, EB की जो दूरी होगी, EB की जो दूरी होगी उसको बोलते हैं कर्व से इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी, उसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है ऊंचाई या शीर्ष या सिरा। बात समझना, ये सारे एलिमेंट हैं किसी सिंपल सर्कुलर
कर्व की। ये सभी एलिमेंट है सिंपल सर्कुलर कर्व के। बात समझ में आ रही ना? अब कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब कहेंगे कि सर सिंपल सर्कुलर कर्व में इतने सारे पार्ट्स हैं, तो क्या कर लें इनको जान करके? क्यों ऐसे? अरे भाई, इस कर्व को जब सड़क पे आप जाएंगे ना, तो कोई ना कोई कर्व आपको सेट करके बनाना पड़ेगा, और बनाते समय उस कर्व को इन सारे पॉइंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। कैसे उनका यूज करेंगे तो पहले जान लेंगे, तब तो यूज करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके कर्व की प्लॉटिंग होगी, और इनका यूज करके ही कर्व को बनाना आप सीख जाएंगे। कैसे सड़क पे जाके कर्व लगाना है, बड़े बड़े कर्व आप सेट कर लेंगे। कैसे बताएंगे अभी हम धीरे धीरे, ठीक है? पहली बात, ये सारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स में देखिए, अच्छा एक बात बताओ, किसी कर्व को डिफाइन करने का क्या तरीका है? कर्व को डिफाइन करने का मतलब समझ रहे हो? कर्व को डिफाइन करने का मतलब होता है कि चलो कोई कर्व है तो उसको क्या बोले? अरे उसका, अरे 300 मीटर का एक कर्व है, आप बोल सकते हैं अरे 300 मीटर, ये 300 मीटर क्या है? या तो आप उस कर्व का रेडियस बताइए, या तो आप उस कर्व का, ध्यान समझिएगा, या तो उस कर्व का रेडियस बताइए, या तो उस कर्व का डिग्री बताइए। ये दो चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कर्व को डिफाइन किया गया, तो आपको कर्व को जो डिफाइन किया गया है, अभी इनके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को डिग्री ऑफ कर्व और इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? ये सारे लाइंस आपने पढ़े, इनको निकालना भी सीखेंगे अभी हम लोग। देखें कि मिड ऑर्डिनेट कितना होगा, एपेक्स कितना होगा, सब निकालना जानेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि डेजिग्नेशन ऑफ कर्व क्या है, ठीक है ना? कैसे कर्व को नाम दिया जाता है, कोई कर्व की क्या बताएंगे तो कर्व डिफाइन हो जाएगा। डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, ठीक है ना? कोई कर्व कैसा है और कितना है, ये बताने के लिए उसको नाम दिया गया, उसको डेजिग्नेशन कहा गया। पहला तरीका है डिजाइन करने का कर्व को कि आप बता दें रेडियस ऑफ कर्व। पहला तरीका है डेजिग्नेशन का, आप रेडियस ऑफ कर्व बता दें, रेडियस ऑफ कर्व। दूसरा तरीका है कि आप डिग्री ऑफ कर्व बता दें। बात समझना, डिग्री ऑफ कर्व बता दें, ये चीज आप बता सकते हैं। तो कैसे इसको बताएंगे रेडियस या डिग्री को? तो पहला काम, इसको बाद में मिटाऊंगा, अभी देखिएगा ध्यान से इसको। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व बताना है। तो आप एक चीज जान रखिए, जब भी कर्व बनता है ना दोस्त, तो वो पार्ट पार्ट में, जैसे कितना, इतना बड़ा चेन या फीता तो आएगा नहीं। जैसे सड़कों पर जब कर्व बनेगा, तो एक कर्व पे दूरियां ऐसे कर्व में नहीं नापी जाती हैं, दूरियां ऐसे, देखो ऐसे समझो, ये कर्व है ना, तो इस पर दूरियां ऐसे सीधे सीधे मापी जाती हैं। ध्यान समझो, चेन का प्रयोग कर करके खूंटियां धंसाई जाती हैं, दूरियां सीधे सीधे मापी जाती हैं, उनको जोड़ते हुए कर्व आपका क्या होता है, बन जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये जो दूरियां मापी जाती हैं, वो एक चेन के बराबर जनरली ली जाती हैं। कितनी ली जाती हैं? एक चेन, फिर दूसरा चेन, तीसरा चेन। अब ये चेन या तो 20 मीटर वाली यूज होगी, या तो 30 मीटर वाली यूज होगी। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा कि डेजिग्नेशन के लिए रेडियस बताने का तरीका, देखिए कोई भी कर्व होता है ना, तो वो अगर सपोज उसका रेडियस क्या है, मान लीजिए हम एक चेन को ले लेते हैं, एक चेन लेते हैं, तो इसका कोई ना कोई आर होगा और कोई ना कोई फाई होगा। आप कोई एक चीज बता दें फाई और आर में से, दूसरा चीज अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? जब आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्व, तो आप बोलते हैं आर अगर कितना है, 300 है, तो आप जानते हैं एक संबंध होता है, फाई इज इक्वल टू होगा ये चाप लंबाई आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं। केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब आर्क आपने चूज कर लिया, सपोज करिए आर्क आपने लिया कितना बताइए, चलिए आर्क आपने ले लिया 20 मीटर। कितना ले लिया भाई? चलिए आपने रख लिया 20 मीटर। या आर्क को ऐसे ही मतलब 20 मीटर भी ले सकते हैं, तो 20 बटे आर होगा। या फिर हम लोग जनरली 20, या कर्व के मामले में ज्यादा डेटा 30 लिया जाता है, 20 लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए हम 30 लेके काम करते हैं, हमने 30 रख दिया, तो 30 मीटर बटा आर भी मीटर में रख दीजिए, तो ये रेडियन में आ जाएगा। फाई, फाई का मान ये रेडियन में निकलता है ना। अगर फाई को डिग्री में निकालना है, तो यहाँ इसको छोटे मत समझिएगा, नीचे लिख रहा हूं, तो ये बहुत जरूरी चीज है डेजिग्नेशन करना इसका। फाई इज इक्वल टू, क्योंकि डायग्राम बना चुका हूं, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा इसको। फाई इज इक्वल टू 30 मीटर, यानी 30 बाई जब आर किए आप, तो आंसर रेडियन में है। इसको आप बदल दीजिए किसमें, डिग्री में। डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 180 बटा पाई से आप इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब आप इसमें जब 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1719 या 1718, 1809। अब बटा क्या आ जाएगा, आर। ये फाई की वैल्यू है, फाई इज इक्वल टू 1700। ये संबंध होता है किसमें,
ये डिग्री में आ गया आंसर अब, क्योंकि आपने आया तो रेडियन में था, आपने उसको डिग्री में बदल दिया। यानी हम ये लिख सकते हैं कि कर्व हो तो फाई इज इक्वल टू होगा 1719/r। अगर किसी कर्व का r बताया जाए तो फाई बताया जा सकता है, और फाई कौन सा कोण है, वो यूनिट रेडियस से बना ये एंगल है, पूरा कर्व का सेंट्रल एंगल नहीं है। देखिए ये कर्व जो है ना, इसका ये जो है, ये इसका फाई जो है वो सेंट्रल एंगल है, पूरा एंगल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग थीटा को दिखाएं, चलिए इसको थीटा से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसको डिग्री को आप लोग थीटा से दिखाइए, ठीक है, थीटा से, यहाँ भी थीटा से। तो थीटा जो है वो एक चेन लंबाई द्वारा बनाया गया कोण है, जबकि पूरा कर्व जो बनाएगा कोण वो तो ये भारी होगा ना, ये कितना होगा, ये होगा इसका फाई, यानी सेंट्रल एंगल होगा। ये डिग्री ऑफ, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है वो है डिग्री ऑफ कर्व, यानी कर्व में एक चाप लंबाई द्वारा बना कोण है, डिग्री ऑफ कर्वेचर है ये थीटा। जबकि फाई जो है यहाँ पे, फाई के बारे में मैं यही लिख देता हूं, फाई जो है वो आपका सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल है। बात समझ में आ रही, फाई क्या है, सेंट्रल एंगल है, इस चीज का ध्यान रहे। क्लियर है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या फाई का वैल्यू, ऊपर लिख देता हूं मैं, यहीं पर बगल में लिख देता हूं, फाई जो है वो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल। बात समझ में आ रही ना। अब यहां पर आपने समझा कि कर्व का डेजिग्नेशन, पहला रेडियस बताइए, दूसरा डिग्री बताइए। एक चीज जान लीजिएगा, जितना ही इसका एंगल बढ़ता है, एंगल यानी रेडियस जितना ही बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है वो घट रहा है। मतलब रेडियस का बढ़ने से डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होता है, घटता है, एक दूसरे को उल्टा नहीं दिख रहा है, थीटा आर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा अगर ये तो आपने 30 मीटर लिया था, अगर आपने 20 मीटर लिया होता इसका वैल्यू, तो अगर आपने यहाँ 20 मीटर लिया होता तब थीटा इज इक्वल टू जो आता, तब थीटा इज इक्वल टू जो आता वो 1146/आ था। इस चीज का ध्यान रहे, अगर आपने 30 मीटर की चेन की जगह 20 मीटर का चेन प्रयोग किया होता तब थीटा 1146/आ रहा था और ये 1719/आ रहा है। समझ में आ रही बात ना, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगर किसी कर्व का डिग्री दे रहा है, डिग्री में, तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 30 मीटर की चेन के केस में, 20 मीटर की चेन के केस में ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये सिंपल, ये बहुत इजी बातें हैं जिन पर बहुत बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ, लेकिन एग्जाम में आपके आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। कर्व को डिफाइन, जब भी कर्व को बोलेंगे तो या तो इसको डिग्री बता दो या तो उसका रेडियस बता दो कि 5 डिग्री का कर्व है, बता दो कि 5 डिग्री का कर्व है, या फिर ये बता दो कि 300 मीटर का कर्व है, 400 मीटर का कर्व है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, कर्व का नाम लेने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो कर रहे थे कर्व को खींचने में उसके एलिमेंट्स काफी सहायता करते हैं, और उन एलिमेंट्स का नाम तो हमने देख लिया कि सब होते हैं, लेकिन पहले एक चीज हमको प्रूफ करनी है। बताइए कि अगर ये रेडियस है दोस्त, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। एक चीज जान लो दोस्त, सर्कल के कुछ नियम आपको मालूम होने चाहिए। जैसे ये सर्कल है, अगर इस पर कोई टेंजेंसी ऐसे खींची जाएगी ना, उस टेंजेंसी को अगर केंद्र से यहां मिलाया जाए तो ये रेडियस से जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कहीं भी अगर यहाँ खींचें और यहाँ से एक टेंजेंसी खींचेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये सर्कल का एक पॉइंट था, उसका ये रेडियस है, और उस पर खींची गई टेंजेंसी उससे 90 डिग्री बनाएगी। समझ में आ रही बात। इसका मतलब एक चीज जान लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। डिफ्लेक्शन एंगल फाई है ना, यहाँ पे फाई को डिफ्लेक्शन एंगल क्यों बोले हैं, सपोज करिए ये इंटरसेक्शन एंगल क्या है, अल्फा है। इंटरसेक्शन एंगल क्या है, अल्फा। तो एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्या ये अल्फा प्लस फाई मिला करके कितना, अच्छा दोनों को फाई क्यों लिखे हैं, छोड़ दो ये फाई नहीं लिखते हैं, इसको खाली लिखते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। फाई ही होगा वो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए प्रूफ कर देते हैं 1 मिनट में। ये अल्फा होगा प्लस सपोज करिए ये एंगल जो है मान लीजिए वो बीटा है, ठीक है ना, अभी के लिए बीटा मान लो। यहाँ पे क्लियर है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बताओ ये अल्फा प्लस बीटा मिला के 180 डिग्री होंगे कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, सही है ना। अरे एक ही लाइन पे अल्फा और बीटा ये मिला के 180 डिग्री होंगे, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम इसमें चतुर्भुज देखो, एक क्वाड्रेंट 1 2 3 4, 4 भुजाओं का एक चतुर्भुज यहां बन रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा था तो ध्यान से देखिए, BT1OT2,
BT1OT2। इसमें 4 एंगल होंगे। चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कैसे? अरे आप जानते हैं कि 2n-4 × 90 में ये होता है किसी भी बंद आकृति के अंतर्गत कोणों का योग। अब यहाँ n की वैल्यू अगर आपने रख दिया 4, तो 4 दूना 8, 4 गया 4, 9 चौका 36, आ जाएगा 360 डिग्री। बात समझ आ रही है ना? 360 डिग्री यहाँ पे क्या आया? 360 डिग्री है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। बात समझ आ रही है ना? अब यहाँ पर ये समझिएगा कि अगर इनमें से ये 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये अल्फा और फाई, अरे 90 90 180 हो गया। चारों भुजाओं में से 360 हुए, उसमें से 180, तो यही दोनों हो गए। अब ये बचे अल्फा और प्लस, यानी अल्फा प्लस फाई बराबर भी कितना हो जाएगा? बचा हुआ 180। तो जब अल्फा प्लस फाई 180 है और अल्फा प्लस बीटा 180 है, तो मतलब ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस फाई बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। मतलब असल में डिफ्लेक्शन एंगल भी सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। ये चीज मैं प्रूव भी कर दिया। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ तो रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फाई के बराबर है वो आपने समझ लिया, यहाँ सेंट्रल एंगल भी फाई है। ये आपका बना हुआ कर्व है। अब इसमें ये बताइए, इसमें कर्व के सारे चीजों को जानना है, जैसे कि इसकी लॉन्ग कार्ड कितनी लंबी है, इसका टेंजेंट लेंथ कितना है, ये सारी चीजों को समझना है। ध्यान समझिएगा, यहाँ T1B टेंजेंट लेंथ है, निकालना है कितना होगा। T1B के लिए क्या करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इतना एंगल कहें तो ये 5/2 होगा क्या? बताइए जरा, ये 5/2 होगा और ये भी क्या होगा? आधा 5/2 होगा। पूरा कितना है? 5 है। वेरी गुड। अगर हम देखें यहाँ तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रायंगल है। हमने सबसे पहले यहाँ निकाला क्या? T1B। पहले हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम की जरूरत है इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं। टेंजेंट लेंथ हम निकाल रहे हैं, टेंजेंट लेंथ T1B, ये है T1B और बराबर है T2B, इसकी लंबाई निकाल रहे हैं। यही चीज निकाल रहे हैं ना? कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल कौन सा ले लें। ट्रायंगल लेते हैं T1OB। T1OB इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लेते हैं क्या? ध्यान से रखिएगा, इस ट्रायंगल में यहां पर देखिएगा, अगर लेते हैं tan phi/2, देखिए ध्यान से, tan phi/2 तो लंब बटा आधार होगा। लंब क्या है? ये 5/2 में देखिए, सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली आधार। tan के हिसाब से अगर लंब लेते हैं तो क्या हो जाएगा? T1B बटा, ये नीचे क्या है? R ही तो है, ये आधार क्या है? R है दोस्त। ये ट्रायंगल देखो ना तुम ध्यान से, इसमें 90 है, ये 5/2 है, लंब बटा आधार, यही ना करोगे। यानी अगर T1B लिखें कितना होगा? T1B तो होगा R tan phi/2। ये किसका फॉर्मूला है? R tan phi/2। ये टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला है। किसी भी कर्व के टेंजेंट लेंथ को हम लोग R tan phi/2 से डिनोट कर सकते हैं आराम से। यानी लंबाई निकालनी हो सीधे R tan phi/2। ठीक है, दूसरा चीज हमको क्या निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। मैं यहाँ पे जगह का यूटिलाइजेशन कर ले रहा हूँ। सपोज करिए मेरे पास थोड़ी सी जगह यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग क्या निकालते हैं? दूसरा चीज हम लोग निकालते हैं कि आपका लॉन्ग कॉर्ड कितनी होगी। लॉन्ग कॉर्ड T1D T2 हमने यहाँ लिखा ला लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड कितनी होगी? इसको लिख दिया T1D और T2। ये लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई है T1 और D के बाद T2। आपने ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो भाई हम ये आधा निकालेंगे, पहले T1 से D निकाल लेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे। T1 से D आसान है, देखिए ये ट्रायंगल देखिएगा जरा ध्यान से, छोटा वाला, यानी ट्रायंगल हमने लिया T1DO। देखिए T1DO एक ट्रायंगल लिया, उसमें लिखा हमने, देखिए हमको R पता है तो हमेशा R वाली साइड को लेना है दोस्त। जिस भी ट्रायंगल में लो R जरूर ले लो। अब अगर 5/2 से लेते हो तो कौन सा लें कि हमको R मिल जाए? देखो ये यहां से देखोगे तो ये लंब है और ये कर्ण का काम करेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ 90 है तो ये कर्ण होगा और ये लंब होगा, यानी साइन का लेना है। अगर हम लोग ले लें sin 5/2 तो ये हो जाएगा T1D डिवाइडेड बाई R। देख लो जरा सब लोग मिला के, सही है T1D/R। यानी अगर हम लोग लिखें यहाँ T1D कितना होगा तो होगा R sin 5/2।
ये ध्यान रखिएगा, ये T1D की वैल्यू है, ये बिल्कुल भी लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई नहीं है। लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, ये सी पॉइंट यहां था, लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो यानी जो T1 D T2 है वो बराबर होगा 2R sin phi by 2, 2R sin phi by 2। कैसे होगा बताइए 2R sin phi by 2 कैसे होगा, 2R sin phi by 2 समझ गए ना, R sin phi by 2 इतना हुआ यहां से यहां तक T1D की वैल्यू, और इसी में 2 से गुणा कर दिए तो पूरी लंबाई मिल गई लॉन्ग कॉर्ड की। बात समझ में आ गया, लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकल गया। अब लॉन्ग कॉर्ड के बाद आपको जो निकालना है, रुकिए जरा, डिफ्लेक्शन एंगल समझ में आ गया सबको, मैं नाम ले लूं, लेंथ ऑफ निकाल लिया आपने, पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, इसी पॉइंट को एपेक्स भी बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एपेक्स भी बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रहे, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, इस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट एपेक्स बोलते हैं। उसी तरीके से लेंथ ऑफ टेंजेंसी आपने निकाल लिया, अब हमें निकाल डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है आप जान गए। एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है, एपेक्स डिस्टेंस का मतलब होता है ई से बी तक की दूरी को, ई बी को एपेक्स या फिर आपका एपेक्स डिस्टेंस कहते हैं या एपेक्स कहते हैं, वर्टेक्स डिस्टेंस भी कहते हैं, ये सारा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि हम लोगों को ये भी निकालना है, बी एपेक्स डिस्टेंस भी और डी भी निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर समझ में आ गए हैं तो इनको यहां से मैं मिटा दूं, कहां तक, T1 भी टेंजेंट लेंथ निकाल लिए, वेरी गुड। दूसरा इंटरसेक्शन जान गए, पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या है T1 है, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी क्या है T2 है, O सेंट्रल है, R रेडियस है, लॉन्ग कॉर्ड भी तो निकाले लिए हैं T1D T2, ये भी तो निकाल लिए हैं। अब निकालना है हमको लेंथ ऑफ कर्व, कर्व की लंबाई कितनी होगी। देखिए कर्व कोई कितना लंबा होगा, मान लेते हैं कर्व कुछ होगा, तो R का अपॉन रेडियस बराबर कोण होता है, यानी यहां पर लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखें लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ कर्व तो होगा क्या, फाई इज इक्वल टू, फाई अगर रेडियन में है तो होगा T1E T2 और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे R। तो यहां से कर सकते हैं कि T1E T2 जो कर्व की लंबाई है वो फाई इंटू आर है, लेकिन यहाँ फाई किस में है बताइए, अगर आप सीधे लगाना चाहें तो फाई को यहाँ पर रेडियन में रखिएगा, रेडियन में रखिएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसमें डिग्री में रख दें, यानी आप T1E T2 कर्व की लंबाई निकालने में फाई डिग्री में रखेंगे, तो देखिए डिग्री में तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, अगर डिग्री में आपने फाई को रखा तो उसको फिर रेडियन में चेंज करिए। कैसे रेडियन में चेंज करेंगे बताइए, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। फाई असल में यहाँ पे पुट, ये मत सोचिए कि रेडियन में है, रखना रेडियन में है, और यहाँ पर देखिए ये है डिग्री में, डिग्री में, तो इसमें पाई बाई 180 से गुणा करेंगे, ये रेडियन में बदल जाएगा, और उसके बाद इसमें आर से गुणा करेंगे, यानी लेंथ ऑफ कर्व जो हुआ, लेंथ ऑफ कर्व जो हुआ वो कितना हुआ, पाई फाई आर बाई 180, ये किसका वैल्यू हुआ, लेंथ ऑफ कर्व का वैल्यू हुआ। बात समझ ना, लॉन्ग कॉर्ड का लंबाई निकाल लिए, लेंथ ऑफ कर्व निकाल लिए, टेंजेंट्स निकाल दिए, अब हम लोग को निकालना है मिड ऑर्डिनेट और एपेक्स, दो और चीजें निकालनी है, बहुत आसान है, देख लेते हैं मिड ऑर्डिनेट और एपेक्स कैसे निकलता है, इसको भी ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। फटाक से देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिएगा मिड ऑर्डिनेट और एपेक्स कैसे निकलते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, निकलवा, नोट्स बनाते जाइए, नहीं बना रहे हैं तो नोट्स कैसे खरीदना है उसका तरीका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब निकालते हैं हम लोग अगला चीज क्या, मिड ऑर्डिनेट, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट को हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, क्या हम लोग अगर इसको m से दिखाते हैं तो m बराबर, ध्यान रखिएगा मिड ऑर्डिनेट d है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि m बराबर d, और ये m बराबर d को हम लोग लिख सकते हैं, de को लिख सकते हैं, ये पूरा OE माइनस OD, OE में से OD घटाएंगे तो DE आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे OER है, OER है, देखिए R रेडियस घुमा है, ये R पूरा है, R माइनस OD, अब OD निकाल दें, OD कैसे निकलेगा, OD बहुत आसान है, ट्रायंगल में आप क्या लिए थे, पहले साइन लिए थे, ये लंब और कर्ण, अब आधार और कर्ण ले लीजिए। अगर हम लोग लिखें यहाँ पे ट्रायंगल T1OD तो लिखेंगे यहाँ पे कि cos फाई बाई 2 लें तो हो जाएगा कितना, ध्यान से cos फाई बाई 2 लें यहाँ से, तो आधार हो जाएगा OD अपॉन क्या हो जाएगा R, यानी OD की वैल्यू R cos फाई बाई 2 होगी, तो यहाँ रखेंगे R माइनस R cos फाई बाई 2, कैसे लिए हैं यहाँ देख लीजिएगा,
समझ में आ जाएगा। अब यहीं से m का वैल्यू आ गया आपका r1 माइनस कॉस 5/2। ये किसका वैल्यू हो गया आपका, मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया। यही मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। मिड ऑर्डिनेट निकालने का दूसरा तरीका ये था कि लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई पता हो तो ये l/2 होगा, पूरा l हो लॉन्ग कॉर्ड, ये l/2 होगा।